मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, आज हम लोग देखने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी। ये आपके निसाब के मुताबिक है। आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल जो कि है मिर्ज़ा गालिब का ख़त मिर्ज़ा गोपाल तख्ता के नाम, उसके हवाले से ये दूसरा अहम सवाल है। इससे कबल की वीडियो में पहले सवाल को बताया गया था जो कि था मिर्ज़ा गालिब के ख़त का खुलासा। उससे पहले मिर्ज़ा गालिब के ख़त की क़ीरत और मुश्किल अल्फाज के मानी को समझाया गया है। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, जिससे क़ीरत समझ में आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो इम्तिहान में आने वाला पहला सवाल है मुमकिन कि इस ख़त का खुलासा, वो भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद आज आप देखेंगे मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी की अहम खसूसियात। तो हम पहले देखते हैं कि इम्तिहान में इस मकतूब निगारी के हवाले से किस तर्ज का सवाल बन सकता है। उन सवालों को देखिए। ये सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी या ख़त नवेसी पेश कीजिए। दोनों में से कोई एक लफ्ज़ होगा, या तो मकतूब निगारी या फिर ख़त नवेसी। इस तरह हो सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी पेश कीजिए या मिर्ज़ा गालिब की ख़त नवेसी पेश कीजिए। इसमें यह भी हो सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी की खसूसियात पेश कीजिए। ठीक है, तो मकतूब निगारी में खसूसियात का लफ्ज़ जोड़ दिया जाए, खूबियों के हवाले से लफ्ज़ आ जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है। सवाल के दूसरे पैटर्न को देखिए कि मिर्ज़ा गालिब की इंशा परदाजी या नस्र निगारी का जायज़ा पेश कीजिए। तो अगर आपसे इंशा परदाजी के हवाले से सवाल करें कि मिर्ज़ा गालिब की इंशा परदाजी का जायज़ा पेश कीजिए या इंशा परदाजी की खूबियों को ज़ाहिर कीजिए या इंशा परदाजी के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, तो आपको यही लिखना है जो इस वीडियो में भी आप देखेंगे। या अगर सिर्फ नस्र निगारी का लफ्ज़ आ जाए तब भी आपको ये लिखना है। इंशा परदाजी और नस्र निगारी दोनों एक ही चीज़ है, लफ्ज़ अलग है। तीसरा पैटर्न है कि मिर्ज़ा गालिब के उसलूब के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। हो सकता है कि ना ही मकतूब का लफ्ज़ हो, ना ही ख़त नवेसी का लफ्ज़ हो, ना ही इंशा परदाजी, ना ही नस्र निगारी का हो, उसलूब का लफ्ज़ हो, तब भी आपको यही लिखना है। मुमकिन है कि इस तरह भी हो कि मिर्ज़ा गालिब की उसलूब निगारिश के हवाले से, तो निगारिश का भी लफ्ज़ आ सकता है, या मिर्ज़ा गालिब के फ़न खतूत नवेसी फ़न का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लफ्ज़ों से आपको घुमा सकता है एग्ज़ामिनर, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्योंकि मैं आपको तमाम लफ्ज़ों के हवाले से बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो चाहे सवाल जिस तरह भी हो, आपको परेशान नहीं होना है। सवाल को समझ गए हैं अगर, तो आप जवाब को अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए सवाल को समझ जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सवाल को समझना। तो चलिए अब हम इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। जवाब शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब में नहायत अहम नाम है। इन्होंने न सिर्फ शायरी बल्कि नस्र में भी अपना लोहा मनवाया है। लोहा मनवाया है मतलब कि इनकी सलाहियत का हर किसी ने एतराफ़ किया है। शायरी में आप जानते हैं कि गज़ल का मैदान हो कि कसीदा, इनके सामने तो कोई टिक नहीं पाता है। इसी तरह नस्र में भी है। नस्र में भी इनकी बड़ी अहमियत है। उर्दू नस्र में इनके खतूत, ख़त की जमा है खतूत, इनके खतूत अपनी मिसाल आप हैं। अपनी मिसाल आप हैं मतलब इन खतूत जैसा दूसरा हमारे पास ख़त नहीं मिलता है। ये मतलब होता है कि इन जैसा ख़त नहीं है मौजूद। इन खतूत ने उर्दू नस्र में नाकाबिल फरामोश तब्दीलियाँ रौनमा की, यानी कि ऐसी तब्दीलियाँ पैदा की जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई थी इन खतूत की वजह से। इन्होंने ख़त नवीसी के रिवायती अलक़ाब के इस्तेमाल से मुँह मोड़ा। सीधे साधे अंदाज में मतलब की बात कहकर वो अपने ख़त को मुकम्मल करते हैं और फिर मकतूब इलैह को इरसाल कर देते हैं। इरसाल यानी भेज देते हैं, मकतूब इलैह यानी जिसे ख़त लिखा जाता है। यानी कि पहले क्या होता था कि ख़त लिखने के लिए अलक़ाब यानी सैल्यूटेशन का इस्तेमाल होता था, लंबा चौड़ा। ठीक है, तो गालिब ने मुख्तसर कर दिया अलक़ाब को, मुख्तसर नहायत। वो
آپ دیکھیں گے ابھی جب میں مثال دکھاؤں گا کہ انہوں نے القاب کو کس طرح سے مختصر کر دیا یا جدت آمیز کر دیا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے بہت لمبے لمبے 2 جملے میں صرف القابات ہی ہوتے تھے، تو اس کو انہوں نے چینج کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مطلب انہوں نے کیا کیا، سیدھے سادھے انداز میں، یہ جب خط لکھتے ہیں تو بس شروع کرتے ہیں اس طرح، جس طرح مان لیجیے کہ اگر میں آپ سے گفتگو کروں تو بہت لمبے چوڑے القابات کا استعمال نہیں کروں گا، سیدھا سلام کروں گا اور پھر مطلب کی بات شروع کروں گا کہ کہنا کیا ہے۔ ویسا ہی انہوں نے خط میں یہ طریقہ پیدا کیا۔ ان کے القاب مختصر اور جدت آمیز ہوتے ہیں۔ یہ جب القاب لکھتے ہیں، آپ بہت جگہوں میں تو لکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں بھی لکھیں جن خطوط میں بھی، اس میں یا تو وہ مختصر ہے یا جدت آمیز، یعنی اس میں نیا پن ہے۔ جیسے آپ کے نصاب میں جو خط ہے اس میں کیا ہے، کس سے شروع ہے، بندہ پرور۔ اب یہ لفظ سن کے کتنا مزہ آ رہا، بندہ پرور۔ تو اس طرح سے جدت آمیز القابات ہوتے ہیں۔ اگلے سلائیڈ کو دیکھیے، اس میں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے برخوردار، بندہ پرور، سید صاحب، میاں، یا صرف بھائی، یا کبھی کبھی مکتوب الیہ کا نام، یا کبھی لکھتے ہی نہیں ہیں، خط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے خطوط کو پڑھتے ہوئے یہ گمان گزرتا ہے کہ وہ کسی کو خط نہیں لکھ رہے بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ خط کو اتنا وہ فارمل، اتنا کیزول بنا دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ گفتگو کر رہے ہیں 2 آدمی بیٹھ کر کے۔ کیونکہ اب دو جملوں میں اگر القابات ہو، یعنی کہ گریٹ کرنے کے جو جملے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، تو پھر انسان سمجھے گا کہ بھائی ہاں ظاہر سی بات ہے گفتگو میں تکلف ہے۔ تو انہوں نے تکلف کو ختم کر دیا، سامنے بیٹھے رہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی کہ جو خط ہے اس کو انہوں نے ڈائلاگ بنا دیا ہے، سمجھے؟ جیسے ڈائلاگ میں دیکھتے ہیں نا کہ 2 آدمی گفتگو کرتا ہے، مراسلہ ایک طرف سے گفتگو ہوتی ہے لیکن مکالمہ میں دونوں طرف سے گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ غالب کا ہی جملہ ہے، یعنی میرے خطوط پڑھتے ہوئے ہر شخص کو یہ گمان گزرتا ہوں کہ میں مکتوب الیہ کو سامنے بٹھا کر بات چیت کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ غالب کے یہاں پہ نون غنہ کا اضافہ ہو گیا، گزرتا ہو کے، ٹھیک ہے، ہو نہیں ہوگا، تو غالب کے خطوط جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ غالب نے جنہیں بھی خط لکھا ہے، مکتوب الیہ جو بھی ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس بقلم زبانی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ الفاظ میں نہیں، بس لکھ کر کے وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈائلاگ جیسا بنا دیا ہے۔ فلم میں جیسے آپ ڈائلاگ دیکھتے ہیں نا کہ ادھر سے ہیرو کہتا ہے، ادھر سے ویلن کہتا ہے، ادھر سے ہیرو کچھ کہتا ہے، ادھر سے ویلن کچھ کہتا ہے، تو لگتا ہے 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی کو اگر آپ لکھیں گے تو وہ ڈائلاگ نہ، وہ ہوگا ڈائلاگ، جس کو مکالمہ بولتے ہیں۔ تو اسی انداز کو غالب نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ مت سوچیے کہ فلم دیکھ کے غالب نے سیکھا، فلم اس وقت نہیں تھا۔ بہرحال تو ان کا کہنا تھا غالب کا کہ میں نے ایسا انداز پیدا کیا ہے خط میں کہ 2 لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے، اسی لیے ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اگلے سلائیڈ کو دیکھیے۔ مرزا غالب سے قبل خطوط کی زبان کافی مشکل تھی اور مقفع و مسجع اسلوب رائج تھا۔ ایک خوبی تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے القاب کو مختصر کر دیا، جدت آمیز کر دیا، یعنی کہ نیا پن ہے اس میں۔ اور دوسری خوبی کیا ہے، دوسری تبدیلی کیا آئی کہ غالب سے پہلے جو خطوط تھے ان کی زبان کیا تھی، مقفع و مسجع، یعنی کہ جملے کے آخر میں قافیہ ہوتا ہے۔ مقفع اور مسجع میں نے سمجھایا ہے پچھلے سیمسٹر کے ویڈیوز میں کہ ہر جملے کے آخری میں کیا ہوگا کہ ایک جیسا لفظ ہوگا۔ جیسے مان لیجیے کیا ہے کہ اب میں یہیں پہ سمجھاتے رہا ہوں، ایک ایگزامپل مانیے، جیسے مرزا غالب سے قبل خطوط کی زبان کافی مشکل تھی اور مقفع و مسجع اسلوب رائج تھا۔ اب جیسے یہاں پہ کیا ہے، رائج تھا، تو یہاں پہ رائج کے وزن پہ ہم لوگ دوسرا لفظ آئیں گے۔ جیسے دوسرا جملہ کیا مانیں گے ہم لوگ، غالب نے اپنے خطوط میں ایک نیا نثری طرز ایجاد کیا۔ تو ایجاد کیا کی جگہ کیا رکھیں گے، نیا نثری طرز حائل کیا، جیسے رائج حائل، سمجھیں، اسی طرح پھر فائج کیا، تو اس طرح سے یعنی مکفع انداز تھا۔ مسجع کہتے ہیں وہی ردیف کے ساتھ ملا کر کے۔ تو مشکل جو نثری اسلوب ہے، انداز ہے، وہ رائج تھا، جسے ابھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت پریشانی ہوگی۔ اگر آپ کو مکفع مسجع اسلوب کی مثال دیکھنی ہو تو آپ جائیے گوگل پہ اور سرچ کیجئے فسانہ عجائب، فیسین الف نون، اس کے بعد یہ میں حمزہ، اس کے بعد عجائب، عین جیم الف حمزہ بے۔ فسانہ عجائب ایک داستان ہے، اس کے 2-3 پیج کو پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ مکفع مسجع اسلوب کس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشکل پسندی اس وقت
की जो है ना मतलब खूबी थी। तो गालिब ने मुश्किल पसंदी से किधर अब आसान। गालिब ने अपने खतूत में एक नया नसरी तर्ज ईजाद किया, ठीक है, कि इन्होंने मुश्किलपन को हटा करके आसानपन लेकर के आया। इन्होंने मुकफ़ा और मुसज्जा नस्र की बजाय सादा और आम फहम नस्र में लिखना शुरू किया। आज आप जिस ज़बान में बात कर रहे हैं, यानी कि गालिब का आप ख़त को देखिए जो तफ्ता के नाम है, आसान ज़बान है। हम ऐसा लगता है कि हम ही लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ कुछ लफ्ज़ मुश्किल हमें लगते हैं, वो हमारी कम फहमी है, हम नहीं जानते हैं, वरना बहुत आसान ज़बान है। अगर आप फ़साना अजाइब को पढ़ें या सबरस को पढ़ें, बुस्तान ख़याल को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत मुश्किल ज़बान थी पहले। तो गालिब ने जो आसान नस्र किया, ये भी उनकी बहुत बड़ी खूबी है और तब्दीली है। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना, जहाँ पे भी ये निशान हो पी उल्टा, उस समझिए कि पैराग्राफ चेंज है। इसके अलावा गालिब ने अपने खतूत में अपनी ज़ाती ज़िंदगी और दहली के हालात को भी रकम किया। तो दो खूबी आप देख चुके हैं, अलक़ाब के इस्तेमाल में एक खूबी है, उसके बाद एक जो उसलूब है ये, और तीसरा दहली की जो हालात हैं और जो इनके हालात हैं वो इनके खतूत में मिल जाते हैं। वो अपने हर ख़त के इख्तिताम पर तारीख़ भी रकम करते थे, जिससे ख़त के ज़माने का तयन बआसानी हो जाता है। ये तीसरी खूबी है। चौथी खूबी क्या, तंज़ ज़राफ़त और हकीकत बयानी भी गालिब के खतूत की एक अहम खसूसियत है, यानी कि तंज़ करते हैं। इसी ख़त में देखिए क्या बोलते हैं कि सलाम कहना और उन्हें कहना कि अब तक जीता हूँ, इसके बाद अपना अहवाल मुझे भी नहीं मालूम। तो ये तंज़िया जो अंदाज़ है ये इसके अंदर है। ये कहीं कहीं पे तंज़ करते हैं, कहीं पे हंसी का पहलू ज़राफ़त लेकर के आते हैं। तो ये उनकी खूबी है उनके खतूत की। और उसके बाद इन्होंने अपने ख़त में जो भी पेश किया वो हकीकत से पेश किया, ये भी उनके खतूत की खूबी है, जो खतूत नवीसी की मिसालें हैं। अगले स्लाइड में देखिए। इनके अलावा मतलब ऊपर में जो खूबियाँ मैंने बयान किया, जैसे अलक़ाब के इस्तेमाल में या उसलूब में या दहली के हालात, इनके हालात के बयान में, उसके बाद तंज़ व ज़राफ़त का मामला है या हकीकत बयानी, ये सब खूबियाँ हैं, ठीक है, पॉइंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, सहल पसंदी, यानी कि मतलब आसान से आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल। इख्तिसार, यानी कि इनके खतूत बहुत मुख्तसर होते हैं। दीगर आप खतूत को पढ़ेंगे तो बहुत तवील भी खतूत होते हैं, तो इख्तिसार भी इनके यहाँ। जिद्दत तराज़ी, यानी कि नयापन इनके खतूत में। जुमला कहने का अंदाज़ बहुत उम्दा है इनके यहाँ, यानी कि एक ही जुमला को बहुत अलग अलग अंदाज से कहा जा सकता है, तो जो सबसे बेहतर अंदाज़ है वो इनके यहाँ है। मंजर कशी है, इनके खतूत को पढ़ने से जो है ना उस वक्त के मंजर को, मनाजिर जो है हमारे सामने आ जाते हैं। जुज़ियात निगारी है, चीज़ों को बहुत बारीकी से जो पेश करने का हुनर है उसे जुज़ियात निगारी कहते हैं, वो भी इनके यहाँ मौजूद है। तंज़ व मिज़ाह, ये तो ऊपर में आ गया। शोख़ी तहरीर, इनकी तहरीरों में जो है वो है शोखीपन है, चुलबुलापन बोलिए या उसको शौक़पन। जैसे मान लीजिए गालिब ने कहा ना लास्ट में कि अब जो मैं मरूंगा तो मुझ पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। इस बयान में जो खूबी है, इस तरह के अंदाज़ को जो है ना शोखीपन कहते हैं, जिसमें कभी भी ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये पुराना हो सकता है, आज भी पढ़ते तो बड़ा मज़ा आता है, ऐसे कलाम को कहते हैं। तारीख़ी सनद इनकी खतूत की एक खूबी है। उरूज़ी गुफ्तगू और अशार की तशरीह, इन्होंने अपने खतूत में शायरी का एक फ़न होता है उरूज़, तो उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत बात की है कि जैसे किस शेर में कैसा उरूज़ होना चाहिए। और अशार, इनके बहुत से अशार हैं जो बहुत मुश्किल हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उस ज़माने में, तो इन्होंने उन अशार की तशरीह भी की। जैसे इनके दीवान का पहला ही शेर जो है वो बहुत मुश्किल है कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो इसे बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो इन्होंने तशरीह की, तो ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। तो ये उनकी मकतूब निगारी की खसूसियात हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अल मुख्तसर, इन्होंने उर्दू नस्र में एक नया और अछूता उसलूब ईजाद किया। इसी उसलूब की बदौलत इन्हें उर्दू नस्र में एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। इनके खतूत को पढ़ते हुए जहाँ एक तरफ कारी अंदाज निगारिश यानी लिखने के अंदाज का लुत्फ़ उठाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके मज़ाहिया और इल्मी जुमलों से बहरावर यानी कि फैज़याब, उसको खुशी मुसर्रत, ठीक है, होने के साथ साथ उनके अहद से आगही भी हासिल करता है। इनके खतूत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मज़ा भी आता है और उस अहद से हम मालूमात भी हासिल करते हैं, हमें उस अहद को समझने का भी मौका मिलता है। और इनके नस्र से, इनके अंदाज से
ان کے الفاظ کے استعمال سے، طنز و ظرافت سے بہت حظ، سکون حاصل ہوتا ہے قاری کو۔ یہ ان کے خطوط کی خصوصیات ہیں، یہی ان کی مکتوب نگاری کی بھی خصوصیات ہیں۔ تو اگر آپ کے امتحان میں یہ سوال آتا ہے کہ غالب کی مکتوب نگاری کو لکھیے، تو آپ اسے بلا جھجک لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ مکمل نمبرات حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، یہ رہا اس سوال کا جواب جو آپ کے امتحان میں ممکن ہے کہ پوچھا جائے، اور آپ اسے انشاءاللہ ضرور لکھیں گے۔ آپ اسے بلا جھجک لکھیے، اور میں نے جس طرح لکھا ہے، جن الفاظ کا استعمال کیا، انہی الفاظ کا استعمال کیجئے۔ دیکھیے، ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے رائے دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ دوستو احباب کو بتائیے، چینل سے جڑنے بولیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔